रात होते ही मम्मी भाई के कमरे में चली जाती। एक रात खिड़की से छुपकर देखा तो मम्मी भाई के कदमों में बैठी और यह देखकर मेरी जान निकल गई कि मम्मी तो भाई के साथ। मेरी आंखों ने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। यह कैसे मुमकिन था कि वह मेरा भाई था और मेरी सगी माँ मेरे भाई के साथ। मैंने खिड़की को बंद कर लिया था और मेरे आंखों से आंसू जोर जोर से बहने लगे थे। एक पाकीज़ा रिश्ते की यूं धज्जियां उड़ते हुए मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं वहीं से पलटकर अपने कमरे में आ गई, अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। फिर मुझे याद आया कि कैसे मेरी माँ रिंकू भाई पर मेहरबान रहती थी। मैं बेवकूफ़ यही सोचती रही कि मेरी माँ का कोई सगा बेटा नहीं था, इसलिए गोद लिए बेटे को अपने माँ की ममता को तसल्ली देने के लिए रिंकू भाई से प्यार करती हैं। लेकिन आज जो कुछ मेरे कानों ने सुना था, मेरे आँखों ने देखा था, मेरा जी चाहता था जहाँ ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। मेरी माँ ऐसे सोच भी कैसे सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ सोचा ही नहीं था, वह तो कर भी गुजरी थी। आज भी बहुत से घरानों में बेटियों से ज़्यादा बेटों को प्यार किया जाता है। मुझे लगा कि शायद मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही रिवाज है, लेकिन सच तो मुझे बाद में लगा कि मम्मी हमेशा मुझसे ज़्यादा भाई से प्यार क्यों करती थी। मेरा नाम राधिका है और सब मुझे राधा राधा कहकर पुकारते हैं। मैं बहुत ही गरीब थी और पापा के गुजर जाने के बाद तो हर छोटी से छोटी बात को महसूस करने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हो रहा था कि मम्मी की नज़र में तो मुझसे ज़्यादा उनका बेटा है। मेरी मम्मी को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत रिंकू भाई से थी। कभी कभी तो मुझे रिंकू से जलन होने लगती थी कि उसकी वजह से मम्मी को तो मैं नज़र ही नहीं आती। यह भेद भी मुझ पर बहुत बाद में खुला था कि मोहब्बत दरअसल किस बात का मार्गदर्शक है। मम्मी तो दरअसल भाई के साथ कोई और ही रिश्ता बना रही थी, जिसे जुबान पर लाने की हिम्मत भी मुझ में नहीं थी। पहली बार मम्मी के किरदार पर मुझे उस वक्त शक हुआ जब सर्दियों के दिन थे और मम्मी रात को कंबल से निकलकर जाने कहाँ चली जाती थी। शुरू में तो मुझे भी यही लगा कि मम्मी शायद बाथरूम जाती हैं, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करते करते मैं सो जाती और मम्मी लौट कर ना आती। सर्दी इस कदर तेज थी कि जिस्म को कपा कर रख देती, लेकिन मम्मी तो एक पतली सी चादर ओढ़कर कमरे से निकल जाती थी। एक दिन मैंने मम्मी से पूछा तो वो कहने लगी कि रिंकू भाई को देखने जाती हूँ। मम्मी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि मम्मी भला आधी रात को क्या देखने जाती थी। रिंकू भाई तो रात को 10 बजे ही अपने कमरे में चले जाते थे। तभी मम्मी खुद दूध का गिलास देकर और कंबल उड़ा कर आती थी। मम्मी को रिंकू भाई से ऐसी कौन सी मोहब्बत थी जो आधी रात को इतनी ठंड होने के बावजूद बिस्तर से निकल कर जाया करती थी। रिंकू भाई का कमरा सामने में था और मेरा कमरा मम्मी के बगल। मम्मी को यह भी फिक्र नहीं रहती थी कि मैं पीछे कमरे में अकेली रह जाती हूँ, जबकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि मैं किस कदर डरपोक थी। सबसे अजीब बात यह थी कि रिंकू भाई मेरी माँ के सगे बेटे भी नहीं थे। तो मुझे मम्मी के इस मोहब्बत का समझ आता। मैं बहुत हैरान होती कि मम्मी कैसे अपने सगी बेटी के सामने सौतेले बेटे को अहमियत दे सकती थी, लेकिन यह बात मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। उनके लिए तो मम्मी रोज़ दूध का गिलास लेकर जाती और बादाम भी खिलाती, लेकिन मम्मी को मेरा जरा सा भी ख्याल ना आता। मम्मी कितना भी थकी हुई क्यों ना होती, लेकिन रिंकू भाई की फरमाइश की खातिर घंटों किचन में खड़ी रह जाती और जब तक रिंकू भाई के मुंह से निकली हर बात पूरी ना कर देती, मम्मी को चैन नहीं आता। मम्मी की आंखों में रिंकू भाई के लिए अजीब सी मोहब्बत थी। इतना बेकरार तो कोई सगी माँ भी नहीं होती जितना मेरी माँ रिंकू भाई के लिए बेकरार रहती थी। वह कॉलेज क्या जाता, मम्मी सारा दिन यहाँ से वहाँ चक्कर काटती रहती और उसकी वापसी का इंतज़ार करती रहती। उसके घर आते ही मम्मी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती और मुझे जोर देकर कहती कि मैं मम्मी के पीछे ना आऊँ। जब तक रिंकू भाई घर में होता, मम्मी की नज़रों में बस वही समाया रहता। उसके पहनने के कपड़े तक मम्मी अपने हाथ से निकाल कर देती, जैसे वह कोई न समझ बच्चा हो। मम्मी को उससे इतनी मोहब्बत क्यों थी? बस यही सवाल मेरे दिलो दिमाग में गूंजने लगा था। मैं मम्मी की खून थी, लेकिन मम्मी शायद बेटे की कशिश में पागल हो चुकी थी। रिंकू भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरे पास आते। वह हमेशा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आते और मोहब्बत से कहते कि जाओ राधा, जाओ जाकर अपने कमरे में चॉकलेट खाओ। मैं भी कम उम्र थी, चॉकलेट देखकर खुशी से फूल ही न समाती और फौरन ही अपने कमरे में भागती और वह मम्मी के साथ अकेले बैठे रह जाते। न जाने वह दोनों आपस में क्या बातें करते रहते थे कि मुझे देखते ही दोनों की जुबान पर ताला लग जाता था। मुझे बस इतना ही समझ आता था कि मम्मी रिंकू भाई से ज़बरदस्ती कुछ करवाना चाहती हैं और रिंकू भाई मम्मी की उस बात से खुश नहीं थे। लेकिन रिंकू भाई मम्मी का बहुत ख्याल रखते थे, शायद इसीलिए मम्मी को रोक नहीं पा रहे थे।
अक्सर ही मैंने उनके जुबान से इनकार के शब्द सुने थे। मैं कभी पूरी बात सुन ही नहीं पाई थी, क्योंकि मम्मी हमेशा रिंकू भाई के इस कदर करीब होकर बैठती कि कुछ भी सुनाई नहीं देता था। एक दिन मैं ऐसे ही खेलते खेलते रिंकू भाई के कमरे में चली गई। मम्मी रिंकू भाई का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी और उनसे कह रही थी कि बस तुम ही तो मेरा सहारा हो, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, इनकार न करो। मैं और तड़पना नहीं चाहती थी। मम्मी के लहजे में अजीब सी तड़प थी। इससे पहले कि रिंकू भाई कुछ कहते, मम्मी की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह भाई का हाथ छोड़कर मुझे डांटने लगी कि मैं वहाँ क्यों आई हूँ। मम्मी की डांट सुनते ही मैं वहाँ से उल्टे पैर भाग आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी किस ख्वाहिश का जिक्र कर रही थी और किस तरह की बात कर रही थी। रिंकू भाई और मम्मी के बीच में क्या बातें हो रही थी। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। मैं कम उम्र थी, इसीलिए कुछ देर में हर बात को भूलकर दोबारा खेल में मगन हो गई थी। अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि मम्मी और रिंकू भाई एक साथ बैठे कुछ बातें कर रहे होते और जैसे ही मैं उनके करीब जाती, मम्मी मुझे डांटती और वापस जाने का कहती। रिंकू भाई जब भी मम्मी को किसी न किसी काम से बाहर लेकर जाते, मेरे बहुत कहने के बावजूद भी मम्मी मुझे साथ लेकर नहीं जाती थी। वह दोनों मिलकर जमाने भर की सैर कराते और मैं घर में तनहा रह जाती। मुझे भी घूमने फिरने का बड़ा शौक था, लेकिन पापा के इंतकाल के बाद से यह शौक ही रह गया था। रिंकू भाई का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, लेकिन मम्मी के रवैये की वजह से वह मुझे बुरे लगने लगे थे। मैं जब भी मम्मी को उनके साथ भेजती, मुझे जलन का एहसास होता। वह घर में बहुत कम होते थे, ज़्यादातर घर के बाहर ही होते थे। उनकी गैर मौजूदगी में ही मम्मी की ज़ुबान पर बस उनका ही नाम होता। जब तक पापा जिंदा थे, मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मम्मी मुझ में और रिंकू भाई में फ़र्क करती हैं, क्योंकि पापा मुझे इस कदर चाहते थे कि मैंने कभी मम्मी की मोहब्बत को बटुआ हुआ महसूस ही नहीं किया था। उस वक्त शायद मम्मी जी रिंकू भाई के आगे पीछे नहीं घूमती थी, लेकिन पापा के गुजर जाने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी और शायद इसीलिए मुझे मम्मी का बर्ताव बुरा लगने लगा था। मैं हमेशा अपने पापा के साथ सोती थी, मुझे उनसे बहुत लगाव था, लेकिन किस्मत में हम दोनों का साथ बहुत कम लिखा हुआ था। मैं सिर्फ 5 साल की थी जब पापा मुझे छोड़कर गए थे। पापा के जाने के बाद मैं कई रातों नहीं सोई सकती थी। पापा के इंतकाल के दिन रिंकू भाई ने मुझे सीने से लगाकर कह दिया था कि अब वह मेरे बाप की जगह है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी मम्मी ने पापा के मरते ही क्या सोच लिया है। मुझे रात के वक्त बहुत डर लगता था। माँ ने मुझे अपने पास सुलाना शुरू कर दिया था, लेकिन बीते कुछ दिनों से मम्मी हर रात मुझे कमरे में अकेला छोड़कर रिंकू भाई के पास चली जाया करती थी। कई दफ़ा मैंने उनको कहा भी कि उनके बगैर मुझे नींद नहीं आती, बल्कि मुझे डर लगता है, लेकिन मम्मी ने उल्टा ही मुझे डांट कर कहा कि राधा इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक डरती हो, अकेले सोने की आदत डाल। मैं मम्मी से क्या पूछना चाहती थी कि आधी रात को रिंकू भाई के कमरे में उनका क्या काम है। वह कोई बच्चे थोड़ी हैं जिन्हें मम्मी की ज़रूरत है। लेकिन यह सवाल मेरे गले में ही अटक जाता, क्योंकि मम्मी के गुस्से से आगे मेरी जुबान नहीं चलती थी। एक दिन मैंने मम्मी को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की तो मम्मी कहने लगी कि वह रिंकू को देखने जाती है कि वह ठीक से सो रहा है या नहीं, और थोड़ी सी देर में वापस आ जाती है। उस रात में कई घंटों तक जागकर मम्मी का इंतज़ार करती रही, लेकिन मम्मी तो लौटकर वापस ना आई। मुझे यकीन हो गया था कि वह रिंकू के कमरे में जाकर उनके साथ सो जाती है। मेरा दिल पूरी तरह से जलकर रह गया था। मैं समझ गई थी कि मुझसे कहीं ज़्यादा मेरी माँ को रिंकू भाई प्यारे हैं। मेरे और रिंकू के उम्र में काफ़ी फासला था, इसलिए मैं उसे हर रिंकू भाई कहती थी। वह 20 साल का एक जवान लड़का था और मैं सिर्फ 8 साल की थी। मेरी मम्मी शादी के कई साल बाद भी बे औलाद रही थी, इसलिए पापा ने अपने किसी रिश्तेदार से रिंकू भाई को गोद ले लिया था। रिंकू भाई सिर्फ 2 साल के थे जब वह हमारे घर आए थे। मम्मी ने बहुत मोहब्बत से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, और जब रिंकू भाई 11 साल के हो गए तो डॉक्टर ने उन्हें खुशखबरी सुना दी। लेकिन मम्मी के दिल में रिंकू भाई की मोहब्बत कम ना हुई, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। पापा के इंतकाल के बाद मम्मी तो हर वक्त रिंकू भाई के इर्द गिर्द रहने लगी थी। मम्मी बहुत ही हसीन थी और अपने उम्र से ज़्यादा जवान नज़र आती थी। हर किसी ने ही मम्मी को यह सलाह दी कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन मम्मी ने हर किसी को मुस्कुराकर सिर्फ एक ही जवाब दिया कि रिंकू उनके साथ है, उन्हें शादी करने की क्या ज़रूरत है। पापा के इंतकाल को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में मम्मी ने रिंकू भाई को सर आँखों पर बिठा लिया था।
वह पहले से ही कहीं ज़्यादा रिंकू भाई की देख रेख में मसरूफ़ हो गई थी। अब तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें मेरा वजूद ही नहीं नज़र आता था। शाम को मैं खेलने के लिए गली में निकलती तो गली की औरतें मुझसे अजीब अजीब से सवाल करती। कोई मुझसे कहती कि तुम्हारी मम्मी रिंकू के साथ कहाँ घूमती फिरती हैं, तो कोई मुझसे कहती कि तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे पापा के मरने के बाद और भी जवान हो गई हैं। हर औरत का अंदाज अजीब सा होता है कि जैसे मुझे वह कुरेदना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने तंग आकर गली में निकलना छोड़ दिया था। मम्मी में आई तब्दीली को मैं भी महसूस कर रही थी। वह दिन ब दिन जवान हो रही थी। जिस जमाने की हवा मम्मी को छूकर भी नहीं गुजरी है। पापा के इंतकाल से पहले मम्मी बहुत मोटी थी, लेकिन अब तो मम्मी बिल्कुल दुबली पतली किसी फिल्म की हीरोइन की तरह हो गई थी। और मम्मी ने अपने बाल भी कटवा दिए थे, जो पहले बहुत लंबे और घने काले थे। जिस दिन मम्मी बाल कटवा कर आई तो हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि पापा को मम्मी के बाल बेहद पसंद थे और वह हमेशा ही मम्मी के बालों की बहुत तारीफ किया करते थे। उनके इंतकाल को 2 साल भी न गुजरे थे और मम्मी ने अपने बाल कटवा दिए थे। मम्मी के कानों पर लहराते बालों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। मेरा चेहरा देखकर रिंकू भाई ने मुझे गोद में उठा लिया और प्यार करके कहने लगे कि राधा, देखो तुम्हारी माँ कितनी खूबसूरत और मॉडर्न लग रही है। आजकल छोटे बालों का ही तो फैशन है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मम्मी ने अपने बाल रिंकू भाई के कहने पर ही कटवाए हों। वैसे भी वह घर के बाहर रिंकू भाई के साथ ही जाती थी। यकीनन यह उनकी ही सलाह थी। तभी मम्मी ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि उनके यह बाल उनके स्वर्गीय पति को बेहद पसंद थे। मुझे यकीन हो गया था कि यह सब रिंकू भाई के कहने पर ही हुआ है। मम्मी उनकी कोई बात कहाँ टालती थी। एक दिन रिंकू भाई ने मम्मी से पुलाव की फरमाइश की। मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मम्मी ने सब कुछ छोड़कर किचन में चली गई और मुझे भी अपने साथ ले लिया। मेरा अगले दिन इम्तिहान था और मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था। न जाने इतनी सर्दी में रिंकू भाई को पुलाव खाने का ख्याल कहाँ से आ गया था। यह बात मेरे जुबान पर आई तो मम्मी को गुस्सा आ गया। मम्मी कहने लगी, तुझे एक काम क्या कह दूँ, तुम मुझसे जिरा ही करने लगती है। जरा तेज तेज हाथ चलाकर काम कर लिया कर। आज तेरी माँ तेरे सर पर है, कल को नहीं रहेगी तो क्या करेगी। मैंने हैरत से मम्मी की तरफ देखा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि मम्मी को इतना गुस्सा आ जाए, लेकिन फिर मुझे समझ आ गया कि मम्मी को इतना गुस्सा रिंकू भाई की वजह से आया है, क्योंकि मैंने उनके काम के लिए मना किया है। मैं खामोशी से मम्मी का हाथ बटाने लगी थी। मम्मी बहुत मोहब्बत और मेहनत से पुलाव पका रही थी और थोड़ी ही देर में मम्मी ने रिंकू भाई के लिए गर्मा गर्म पुलाव बना दिया था। उस दिन मैंने खाना ही नहीं खाया था, क्योंकि मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मम्मी के नज़दीक उनका सौतेला बेटा ही सब कुछ था। मैंने गुस्से में किसी से बात भी नहीं की थी, लेकिन रिंकू भाई को शायद अंदाज़ा हो गया था कि मेरा मूड ठीक नहीं है, इसीलिए वह मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए और ख़ुद ही मुझे मनाने लगे। मगर फिर भी मैंने उससे बात ना की और ना ही उनकी लाई हुई आइसक्रीम खाई, और इस बात पर मम्मी ने मुझे ही डांट दिया। मेरा मूड बहुत ही बिगड़ गया था। मैं मुंह पर कंबल डालकर लेट गई, लेकिन खाली पेट नींद भी नहीं लग रही थी। मैं यूं ही करवटें बदल रही थी। मम्मी को लगा कि शायद मैं सो रही हूँ, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह मेरे बराबर से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह रिंकू भाई के कमरे में ही होगी। वहाँ ऐसा क्या था जो मम्मी को वहाँ जाने की इस कदर बेचैनी थी। मम्मी को एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आया था कि मैं भूखी सोई हूँ। अगर मेरी जगह भूखे रिंकू भाई सोए होते तो मम्मी की जान निकलने लगती। यह सोच आते ही मेरे अंदर और आग जलने लगी। कुछ देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही, लेकिन नींद तो आनी ही नहीं थी। पेट में चूहे चल रहे थे। मैंने सोचा कि फ्रिज में रखी आइसक्रीम को निकाल कर खा लूं। गुस्सा इतना ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन भूख के आगे कुछ भी नहीं। मैं दबे कदमों अपने कमरे से निकली। मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी को मालूम हो कि मैंने खाना खा लिया है। मैं देखना चाहती थी कि मम्मी को मेरी कितनी फिक्र है। रिंकू भाई के कमरे की बत्ती जल रही थी। मेरे दिल में शक पैदा हुआ कि आधी रात को मम्मी उनके कमरे में क्या देखने जाती हैं। मैं पहले रिंकू भाई के कमरे की तरफ चली गई। उनके कमरे की एक छोटी सी खिड़की शहर में खुलती थी, जो आज भी खुली हुई थी। मैं दीवार से सटकर खिड़की से देखने लगी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर से मम्मी की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं हैरान हो गई कि आखिर रात के इतने टाइम मम्मी आखिर रिंकू भाई के कमरे में बैठकर क्यों रो रही हैं। पहले तो मुझे लगा कि शायद पापा को याद कर रही हैं, लेकिन मम्मी के अंदर से आती आवाज़ों ने मुझे यकीन दिलाया कि बात कुछ और है। मैंने चुपके से खिड़की के अंदर झांका तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा।
मम्मी रिंकू भाई के कदमों में बैठी हुई थी और खूब रो रही थी। लेकिन जिस चीख को देखकर मेरे लिए अपना चीख रोकना मुश्किल हो गया, वह पतली सी चादर जो मम्मी ने अपने कंधों से उतार कर रिंकू भाई के पैरों में डाल दी थी। मैं सांस रोके आवाज दबाए खिड़की में से झांक रही थी। मम्मी रोते रोते रिंकू भाई से कह रही थी कि इनकार मत करना, मैं कल ही शादी करने के लिए तैयार हूँ। मम्मी की बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह कैसे एक पवित्र रिश्ते की धज्जियां बिखेर सकती थी। रिंकू भाई भले ही मम्मी के सगे बेटे नहीं थे, लेकिन वह दिल से मम्मी को अपनी माँ मानते थे। मम्मी रिंकू भाई के पैर पकड़कर कह रही थी कि देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी खातिर तो उस रिश्ते को कबूल कर ले। रिंकू भाई सर झुकाए बैठे थे और मम्मी से कह रहे थे कि मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ जब तक मैं हाँ नहीं करूँगा आपको सुकून नहीं आएगा। फिर रिंकू भाई ने मम्मी को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और अपने सीने से लगा लिया। इससे ज़्यादा ना मैं कुछ देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। खिड़की के पास से हटकर मैं वापस अपने कमरे में चली आई और बेड पर बैठकर रोने लगी थी। कुछ ही देर में मम्मी कमरे में आ गई और मुझे इस तरह रोता देखकर परेशान हो गई। मैंने मम्मी से कहा कि आप दूसरी शादी कैसे कर सकती हैं, और वह भी रिंकू भाई से, वह तो आपके बेटे हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई और वह गुस्से से कहने लगी कि यह बात तुझे किसने कही। मैंने मम्मी से कहा कि मैं सारा सच जान गई हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि आप रिंकू भाई के साथ शादी करने वाली हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी ने मेरे बराबर में आ बैठी और कहने लगी कि हमेशा आंखों देखा और कानों से सुनी बात सच नहीं होती है, और तू अभी बहुत छोटी है, 8 साल की उम्र में ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे समझने लगी है। मैंने गुस्से में मम्मी से कहा कि मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि मैं शादी का मतलब नहीं समझ पाई। मैं जानती हूँ कि आप पापा की जगह रिंकू भाई को मेरा पापा बनाना चाहती हैं, इसलिए तो आप हर रात उनके कमरे में जाती हैं, उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करती हैं और उनके साथ घूमने को भी जाती हैं। गुस्से में जो मुझे समझ में आया मैं बोलती चली गई। मम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी कि दोबारा अगर ऐसी बात की तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। कल रिंकू के साथ मेरा नहीं बल्कि तेरे बुआ की लड़की किरण की शादी है। मम्मी की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई कि मम्मी ये क्या कह रही थी। मम्मी रोते हुए कहने लगी कि मुझे कैंसर है और मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मैं रिंकू के साथ घूमने नहीं बल्कि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए रिंकू को इतने दिनों से मजबूर कर रही हूँ कि वह किरण के साथ शादी कर ले, ताकि मेरे मरने के बाद तुझे इस घर में किरण और रिंकू भाई का सहारा मिल जाए। रिंकू इसलिए राजी नहीं हो रहा था क्योंकि किरण पढ़ी लिखी कम है, लेकिन घर गृहस्थी चलाने वाली लड़की है। जब से तेरी बुआ इस दुनिया से गई है उसी ने सारा घर संभाल रखा है, और मेरे मरने के बाद तुम्हें इस घर में बड़ी भाभी और बड़ी बहन के रूप में किरण मिल जाएगी। और मैं रिंकू की देखरेख इसलिए ज़्यादा करती थी क्योंकि वह सालों से पार्ट टाइम नौकरी करके मेरा घर चला रहा है। वह मेरा सगा बेटा तो नहीं है, लेकिन किसी सगे बेटे से कम नहीं है, इसलिए मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रही थी और उसका खाने पीने का पूरा ख्याल रख रही थी। उसका हम दोनों पर बहुत कर्ज है, क्योंकि वह अगर हम दोनों का बोझ न उठाता तो हम दोनों शायद भूखे मर जाते। रिंकू का ताल्लुक एक बहुत बड़े घराने से है। अगर वह चाहता तो तुम्हारे पापा के मरने के बाद वापस अपने घर चला जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुझे किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। मम्मी की आंखों में आंसू थे। मम्मी अपनी बीमारी की वजह से दुबली पतली हो रही थी और कैंसर की वजह से मम्मी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, जिसकी वजह से मम्मी ने मजबूरन अपने बाल कटवा दिए थे। लेकिन मैंने तो हर बात का गलत मतलब निकाल लिया था। मैं कैसे अपनी माँ के बारे में इतनी गंदी और घटिया बात सोच सकती हूँ, जबकि मेरी माँ तो मेरे फिक्र में घुट रही थी। मैं रोते हुए मम्मी के गले लग गई और अपने रवैये के लिए मम्मी से माफ़ी मांगने लगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिंकू भाई और किरण भाभी की शादी करा दी, और अब मेरी माँ बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। मम्मी के सारे बाल झड़ चुके हैं और अब वह पहले से भी ज़्यादा दुबली पतली हो चुकी हैं। मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि एक माँ ही होती है जो हर हाल में अपने औलाद की बेहतरी के बारे में सोचती है। दोस्तों, यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।